कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप किसी फॉरेन ट्रिप पे हैं या कोई रिलेटिव आपका बाहर से आया है, आपके लिए गिफ्ट लेके आया है, नाइकी, एडिडास या हुगो बॉस के प्रोडक्ट्स हैं। आप उठाते हैं, पलटते हैं और वहाँ लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान। आप एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं और इसको देख के पहले थोड़ा सा शॉक होते हैं, फिर एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है। मैं जब छोटा होता था, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। फिर आपको पता चलता है कि वो प्रोडक्ट्स फैसलाबाद में बने हैं, एक ऐसी कंपनी में जो 2024 में पाकिस्तान की नंबर 1 एक्सपोर्टर थी और जिसने 1992 में सिर्फ 10 निटिंग मशीन्स से शुरुआत की थी। आज इनके पास 5000 से ज़्यादा मशीन्स हैं, 6 सॉक्स के प्लांट्स हैं, 2 अपैरल के प्लांट्स हैं, 1 डेनिम का प्लांट है और क्लाइंट्स जिसमें नाइकी, एडिडास, पूमा, हुगो बॉस, यूनिक्लो सब शामिल हैं। ये कंपनी है इंटरलूप। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, लाखों लोग यूएसए और यूरोप में इस कंपनी की सॉक्स ख़रीदते हैं और आप भी सोचते रहते होंगे कोई बिज़नेस आइडिया जिसमें जो है मैं अमेज़ॉन के थ्रू या वैसे ही एक एक्सपोर्ट बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश कर लूँ, डॉलर्स में अर्न करूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि आप इस एग्जिस्टिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि डॉलर में अर्न करती है, इसके पार्टनर बन सकते हैं विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। यही फ़र्क होता है एक कंज्यूमर और एक ओनर माइंडसेट में। और आज हम इंटरलूप को एक ओनर की नज़र से देखेंगे। सॉक्स का बादशाह तो ये पहले से है, लेकिन अब इंटरलूप एक और बड़ा काम करने जा रहा है, डेनिम और अपैरल में भी किंग बनने का लॉन्ग टर्म प्लान। और इसके साथ साथ इंटरलूप अब पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू कर दी हैं, जैसे इजिप्ट में सुइज कनाल इकोनॉमिक जोन में $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेडीमेड गारमेंट्स फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। सो दोस्तों, पेन और पेपर साथ रख लें क्योंकि हम सब ने मिलकर कॉन्शियसली ट्रिपल कंपाउंडिंग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। पहले नॉलेज कंपाउंड करनी है, जो कि इस वीडियो में हम सीखेंगे, और फिर उसका रिजल्ट होता है कंपाउंडिंग ऑफ पैसिव इनकम। मैं हूं आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड अब्दुल रहमान नजम। आइए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर टेक्सटाइल कंपनीज 3 से 5% नेट मार्जिन पे ऑपरेट करती हैं। 1 लाख की सेल की, मुश्किल से 5000 कमाया। लेकिन इंटरलूप कंसिस्टेंटली डबल डिजिट नेट मार्जिन्स मेंटेन करती हुई आ रही है। ये क्यों होता है? इसका जवाब एक सिंपल चीज़ में है, प्रीमियम कस्टमर्स। दुनिया में 2 तरह के रिटेलर्स होते हैं। पहले जो प्राइस पे अपना बिजनेस मॉडल बनाते हैं, जैसे कि टारगेट, वॉलमार्ट, एस्डा। इनका पूरा बिजनेस मॉडल एक चीज़ पे खड़ा होता है, सबसे सस्ता प्रोडक्ट। दूसरी तरफ होते हैं रिटेलर्स जो ब्रांड पे जीते हैं, नाइकी, एडिडास, हुगो बॉस। इनका पूरा बिजनेस मॉडल एक अलग चीज़ पे खड़ा होता है, एस्पिरेशन, आइडेंटिटी, क्वालिटी, स्टेटस। इन दोनों रिटेलर्स की सोच बिल्कुल अलग होती है और सप्लायर के लिए ये फ़र्क ज़मीन आसमान का होता है। जो प्राइस सेंसिटिव रिटेलर्स होते हैं वो अपनी टोटल कॉस्ट का रफली 50 to 60% प्रोडक्ट्स ख़रीदने पे खर्च करते हैं। इनके कस्टमर्स भी काफ़ी कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं, इसीलिए अगर कोई सप्लायर 5% भी सस्ता आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हो तो ये उस तरफ शिफ्ट करने में देर नहीं लगाते। आइए आपको एक मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। मुझे याद है जब मैं इन्वेस्टिंग सीख रहा था, आज से कुछ साल पहले, एक टेक्सटाइल कंपनी ओनर ने बताया था, अब्दुल रहमान, दीज स्टोर्स चेंज कंपनी फॉर 2%, चेंज सिटी फॉर 3% एंड कंट्री फॉर 5%। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग थी। वो बता रहे थे कि ये जो कॉस्ट कॉन्शियस रिटेलर्स होते हैं, इनको अगर 2% का डिस्काउंट मिल रहा हो तो ये अपना सप्लायर चेंज कर लेते हैं। 3% का डिस्काउंट मिल रहा हो तो सिटी भी चेंज कर देते हैं जहाँ से प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, और अगर 5% का डिस्काउंट मिल जाए तो मुल्क भी बदल देते हैं। दूसरी तरफ होते हैं ब्रांडेड रिटेलर्स और इनकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये अपनी टोटल कॉस्ट का सिर्फ 15 से 20%, कभी 30% मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट बाइंग पर खर्च करते हैं। बाकी इन्वेस्ट करते हैं किस चीज़ में? सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, मार्केटिंग, प्रीमियम स्टोर एक्सपीरियंस और एक्सपेंसिव रेंट्स। ये ब्रांड्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते बल्कि इमेज, एस्पिरेशन और फीलिंग्स भी बेचते हैं। मिसाल के तौर पर लियोनेल मेसी की एडिडास के साथ लाइफ टाइम पार्टनरशिप है।
जबकि लेब्रॉन जेम्स ने नाइकी के साथ रिपोर्टेड लाइफ टाइम डील साइन की हुई है। फेडरर ने राइजिंग शू ब्रांड ऑन रनिंग के साथ कोलैबोरेशन की हुई है और ये डील्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती हैं। इसीलिए इन ब्रांड्स के लिए सिर्फ लो बाइंग प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि क्वालिटी कंट्रोल, टाइमली डिलीवरी, एनवायरमेंटल कंप्लायंस और एक ही प्रोडक्ट के यूनिक कलर्स और वर्जन्स बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। सप्लायर स्विच करना इनके लिए एक कॉस्ट भी होता है और एक रिस्क भी। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रांडेड रिटेलर्स अपने प्रोडक्ट कॉस्ट का सिर्फ 15 से 25% प्रोडक्ट बाय करने पे लगाते हैं, तो अगर 5% महंगा ले भी लिया तो ओवरऑल 1% ही कॉस्ट में फ़र्क आता है। ऐसे ब्रांड्स कहते हैं हमारी फैक्ट्री लीड सर्टिफिकेशन में गोल्ड स्टैंडर्ड हो, डिफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वैरायटी भी चाहिए, हम जो डिज़ाइन दें, जो कलर्स दें, आपने बनाने हैं। अब हर कंपनी ये डिमांड जो है वो फुलफ़िल नहीं कर सकती, बट जो कर लेती हैं उनके मार्जिन्स अच्छे होते हैं। इंटरलूप ने ओवर द ईयर्स इन ब्रांडेड रिटेलर्स के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड की हैं। इन्वेस्टिंग की दुनिया में इसे मोट कहते हैं। मोट यानी एक ऐसा कंपेटिटिव एडवांटेज जो दूसरी कंपनी आसानी से कॉपी ना कर सके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तक ये मोट सिर्फ सॉक्स में डेवलप्ड हुआ है इंटरलूप के लिए, और इंटरलूप पूरी दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉक्स प्रोड्यूसर है। डेनिम और अपैरल जो कि रिलेटिवली न्यू सेगमेंट्स हैं, इनमें अभी ये जर्नी शुरू हो रही है। आइए अब इंटरलूप के बिजनेस का ROIC कैलकुलेट करते हैं। पिछले एक साल की एवरेज देखें तो इंटरलूप ऑन एवरेज एक डज़न सॉक्स $6 से $7 में एक्सपोर्ट करता है और हर डज़न पे तकरीबन $1.5 ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा लेता है। जून 2024 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने $58 मिलियन की न्यू इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया था, जो कि एक साल में 12 से 15 मिलियन डजन सॉक्स बनाने का प्लांट जो है वो उसमें इन्वेस्ट होंगे। अगर ये न्यू प्लांट साल में 12 मिलियन डजन सॉक्स पे ऑपरेट करता है और हर डज़न सॉक पे $1 आफ्टर टैक्स प्रॉफिट अर्न कर लेता है, तो इस प्रोजेक्ट का ROIC डॉलर टर्म्स में तकरीबन 20% बन जाता है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। अब हमने इंटरलूप के बिज़नेस को डिटेल में समझ लिया है। अब सवाल ये है कि अगले कुछ सालों में ये कंपनी एक्चुअली कितना कमा सकती है और 3 सेगमेंट्स में से असल गेम कहाँ हो रही है, ये हम देखेंगे। मैं किस सेगमेंट को गौर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में PSX की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से PSX की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे PSX में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में PSX की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SCCP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें और हम आपको रीच आउट करेंगे। अब बात करते हैं इंटरलूप के 3 सेगमेंट्स की, सॉक्स, डेनिम, अपैरल, और तीनों की इकोनॉमिक्स और जर्नी बिल्कुल अलग है। लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक इंटरलूप के पास सॉक्स के 6 प्लांट्स हैं, जिसमें से 5 फैसलाबाद में हैं और 1 लाहौर में। इनकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 750 मिलियन पेयर सॉक्स है। अपैरल के लिए फैसलाबाद में 2 प्लांट्स हैं जहां 34 मिलियन गारमेंट पीसेस एनुअली बनाए जा सकते हैं, और डेनिम के लिए लाहौर में 1 प्लांट है जिसमें ऑलमोस्ट 10 मिलियन गारमेंट्स की कैपेसिटी है। सॉक्स कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट है। लास्ट 5 क्वार्टर्स अगर देखें तो इसमें सॉक्स सेगमेंट ने कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। रेवेन्यू स्टेडी है और एवरेज डजन सॉक्स पे तकरीबन $1.5 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया जा रहा है। सॉक्स सेगमेंट से एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स $100 मिलियन एक्सपेक्टेड है। एक मोट प्रोटेक्टेड कैश जनरेटिंग मशीन ये सॉक्स की सेगमेंट की स्टोरी है। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ, अगर आप इंटरलूप में सिर्फ सॉक्स की वजह से इंटरेस्टेड हैं तो शायद आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे।
असली गेम कहीं और चल रही है, और वो है डेनिम और अपैरल में। पहले डेनिम की बात कर लेते हैं। ये सेगमेंट एक टर्न अराउंड स्टोरी है। पहले कुछ सालों में डेनिम ऑपरेशनल लॉसेस में था, और ये समझ में भी आता है क्योंकि जब आप एक नया सेगमेंट बिल्ड करते हैं और नई सप्लाई चेन्स इस्टेब्लिश करते हैं तो इनिशियल पीरियड में लॉसेस नॉर्मल होते हैं। ऑर्डर्स आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं। शुरू में ऑर्डर्स लेने के लिए आपको डिस्काउंट्स भी देने पड़ते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी होती हैं। लेकिन रिसेंट क्वार्टर्स में डेनिम ने ऑपरेशनल प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया है, और मेरी नज़र में ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि लॉस से प्रॉफिट की तरफ ट्रांजिशन यूजुअली बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट का पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि सॉक्स की तरह डेनिम में अभी मोट डेवलप नहीं हुआ। FY27 और FY28 में ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं डेनिम सेगमेंट में, लेकिन स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स और प्राइसिंग पावर यानी मोट स्टैब्लिश होने में अभी वक्त लग सकता है। तीसरा सेगमेंट है अपैरल। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने रिसेंटली ऑलमोस्ट $100 मिलियन इन्वेस्ट करके अपैरल प्रोजेक्ट में एक्सपेंशन की है। जब ये फुल स्केल पे ऑपरेट होगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक साल में 120 से 140 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू अर्न कर सकता है। लास्ट 5 क्वार्टर्स में अपैरल सेगमेंट का एवरेज ऑपरेटिंग लॉस अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20% रिपोर्ट किया गया है। अगेन, जैसे मैंने डेनिम में एक्सप्लेन किया, शुरू में ऑर्डर्स लेने में डिस्काउंट्स और फिक्स कॉस्ट की वजह से ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन रिसेंट क्वार्टर्स यानी सेकेंड क्वार्टर FY26 और थर्ड क्वार्टर FY26 में ये ऑपरेटिंग लॉस ड्रामेटिकली इम्प्रूव होकर सिंगल डिजिट पर आ गया है। FY27 तक ब्रेक इवन या इवन स्लाइड प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है अपैरल सेगमेंट से। अगर आज कंपनी को देखा जाए तो कंबाइंड एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी $500 मिलियन से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर अपैरल अपना पोटेंशियल अचीव कर लेता है और डेनिम स्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंच जाता है तो $1 बिलियन एक्सपोर्ट्स का टारगेट अगले कुछ सालों में अनरियलिस्टिक नहीं लगता। और अगर आप इंटरलूप को इन्वेस्टर की नज़र से देख रहे हैं तो मेरी राय में सिर्फ सॉक्स को देखना काफ़ी नहीं। सॉक्स एक मैच्योर और स्टेबल बिजनेस है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस बिल्कुल है, लेकिन एक्सप्लोसिव ग्रोथ शायद नहीं, क्योंकि सॉक्स की ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर है और इंटरलूप ऑलरेडी काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है सॉक्स में। लेकिन दूसरी तरफ है अपैरल, वहाँ स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। इंटरलूप अपैरल में अभी न्यू है, और अपैरल यानी क्लोथ्स की मार्केट सॉक्स के मुकाबले में कई गुना बड़ी है। सो इंटरलूप ने अगर अगले 10 साल के लिए भी एक मल्टी बैगर स्टॉक बनना है तो अपैरल सेगमेंट में अच्छे प्रॉफिट्स यानी मोट इस्टेब्लिश करना होगा। मैं खुद पर्सनली भी इसी चीज़ को ट्रैक करता हूँ, स्पेशली जब से इंटरलूप पर इनकम टैक्स अप्लाई हुआ था 2024 के बजट में। मैं वेट कर रहा होता हूँ कि अपैरल बिज़नेस जो है वो सही तरीके से इस्टेब्लिश हो जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेहतर हो जाए, फिर इन्वेस्ट करेंगे। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। हर क्वार्टर अपैरल सेगमेंट का ऑपरेटिंग मार्जिन ट्रैक करता हूँ। जिस क्वार्टर में ये 15% से 20% की तरफ जाए तो फिर इसका मतलब है मोट डेवलप हो रहा है। अब कमेंट्स में आपने मुझसे 2 चीज़ें शेयर करनी हैं। क्या आपको लगता है इंटरलूप का अपैरल सेगमेंट FY27 तक ब्रेक इवन अचीव कर लेगा या अभी और वक्त लगेगा? अपनी रीजनिंग ज़रूर शेयर करें। और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर एक्सपेंशन इंटरलूप पाकिस्तान में ज़्यादा करेगा या इंटरनेशनली? इंटरलूप के तमाम सेगमेंट्स को कंबाइन करें तो FY27 में रेवेन्यू 180 से 185 बिलियन रुपीज़ रहने की उम्मीद है। इस रेवेन्यू पर 22 से 24% ग्रॉस मार्जिन के साथ ग्रॉस प्रॉफिट रफली 40 से 45 बिलियन तक पहुंच सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27 से 30 बिलियन एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स डिडक्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट जो है 12 से 14 बिलियन रुपीज़ की रेंज में रह सकता है। और जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वादा किया है कि एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स जो है वो हम एलिमिनेट कर देंगे, तो फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है मज़ीद 1 to 2 बिलियन से इंक्रीज़ भी हो सकती है। और याद रखें, पिछले कुछ महीनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपोर्टर्स के लिए इंटरेस्ट रेट जो है उसको 4.5% पे फिक्स भी कर दिया है। ये तमाम नंबर्स अजम्पशन बेस्ड एनालिटिकल सिनेरियोज़ हैं, और एक्चुअल रिजल्ट्स मार्केट डिमांड, प्राइसिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट्स की वजह से मटीरियली डिफरेंट भी हो सकते हैं।
Full disclaimer, this is not financial advice. Please consult your financial advisor before making any investment decision. अब बात कर लेते हैं इंटरलूप के लिए बजट 2026 जो है वो कैसा रहा। एक्सपोर्टर्स के लिए मिनिमम टैक्स को 2% से कम करके 1.25% कर दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत किया फाइनेंस मिनिस्टर को कि आपने एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स जो है उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है, जो कि 10% होता था। तो होपफुली ये अच्छी डेवलपमेंट भी जो है कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएगी। इसके साथ साथ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे भी ड्यूटीज़ थोड़ी थोड़ी इस बजट में कम हुई हैं, जो कि इंटरलूप को बेनिफिट करेंगी। अब बात करते हैं इजिप्ट इन्वेस्टमेंट की, लेकिन पहले एक प्रॉब्लम समझ लेते हैं। अभी पाकिस्तान से यूरोप या यूएसए को एक ऑर्डर शिप करने में तकरीबन 30 से 60 दिन लग जाते हैं और ये ऑलरेडी मुश्किल था, लेकिन फिर पिछले साल रेड सी क्राइसिस आया और इस साल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्राइसिस आया। दोनों ने मिलके शिपिंग और भी कॉम्प्लिकेटेड और महंगी बना दी। आप सोचें, अगर आप नाइकी हो और आपका कोई फास्ट फैशन प्रोडक्ट जो है 4 हफ्ते में आपको चाहिए, आपको लॉन्च करना है और आपका सप्लायर कहता है कि मुझे तो 2 से 3 महीने लगेंगे शिप करने में, तो आप क्या करेंगे? यही वो सिचुएशन है जिसका जवाब इंटरलूप ने इजिप्ट की इन्वेस्टमेंट जो कि $35 मिलियन की थी इन सुइस कनाल इकोनॉमिक जोन, एक नया रेडीमेड गारमेंट्स प्लांट 2027 में ऑपरेशनल हो जाएगा। इस प्लांट के बाद पाकिस्तान के मुकाबले में शिपिंग टाइम जो है 20 से 30 दिन कम हो जाएगा। और एक और चीज़, इजिप्ट में इनकम टैक्स रेट पाकिस्तान से और भी ज़्यादा कम है, यानी मार्जिन्स पे भी डायरेक्ट फ़ायदा होगा। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो सप्लाई चेन रिस्क और जो टाइमली डिलीवरी होती है उसको इंश्योर करती है। और अब वो चीज़ जो मुझे पर्सनली सबसे इंटरेस्टिंग लगती है, आपने नाइकी और एडिडास के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन ब्रांड्स ने अपने सप्लायर्स के लिए 2030 तक कुछ इन्वायरमेंटल टारगेट्स जो कि काफ़ी एग्रेसिव हैं वो सेट किए हुए हैं। नाइकी चाहता है कि अपनी सप्लाई चेन एमिशंस को 30% रिड्यूस करे बाय 2030। एडिडास का टारगेट है 2017 लेवल से 30% एब्सोलूट रिडक्शन इन जीएचजी एमिशंस और दोनों का नेट ज़ीरो गोल बाय 2050। इन ब्रांड्स के लिए अब सप्लायर सिलेक्शन सिर्फ प्राइस और क्वालिटी नहीं, ESG क्रेडेंशियल्स भी डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स में इंक्लूडेड है। और यही वो जगह है जहां इंटरलूप का मोट बनता है। इंटरलूप इस रिक्वायरमेंट के लिए पहले से तैयार है। 10 मेगावाट सोलर एनर्जी, बायोमास के बॉयलर्स, लीड प्लैटिनम सर्टिफाइड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, 20,000 क्यूबिक मीटर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट, ये सब मिलके एक ऐसा सप्लायर बना देते हैं इंटरलूप को जो कि ये सारी ESG कमिटमेंट्स को पूरा करता है। आइए अब आपसे एक बहुत मज़े की बात शेयर करता हूँ, और ये है स्टॉक मार्केट की पावर। कभी कभी जो असल बिजनेस ओनर्स होते हैं और जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी सोच में फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक बिज़नेस ओनर को पता है कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लगा है जो अगले 5 साल तक कोई ख़ास रिटर्न नहीं देगा, लेकिन उसके बाद जो 20 साल या 30 साल हैं उसमें उसको 25% ROIC देगा। तो बिज़नेस ओनर के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल एक समझदारी है। लेकिन स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को ज़रूरी नहीं कि वो आज ही उस बिज़नेस में पैसा लगाए, वो वेट कर सकता है। जब प्रोजेक्ट अपनी अर्निंग पावर और अपना मोट इस्टेब्लिश कर ले और अर्निंग पावर के करीब आ जाए और मार्केट को उसकी वैल्यू नज़र आनी शुरू हो जाए, तो तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी बिज़नेस ओनर को शुरू के 5 से 10 साल इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो वैल्यू रियलाइजेशन के करीब एंटर हो जाए। इसीलिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के पास बिजनेस ओनर्स के मुकाबले में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 या 3 महीने के लिए इन्वेस्टिंग शुरू कर दें, लेकिन अगर आपका होराइज़न 3 से 4 साल का है तो आप उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां अगले कुछ सालों में वैल्यू रियलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हों। ये सब करने के लिए बिजनेसेस को ओनर्स की तरह समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्ट उस वक़्त करना चाहिए जब अर्निंग पावर और वैल्यू रियलाइजेशन दोनों नज़र आ रही हों। अगर इस चीज़ को इंटरलूप पे अप्लाई करें तो इंटरलूप के अपैरल प्रोजेक्ट पे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक बैठता है।
और सवाल ये बनता है, क्या ये प्रोजेक्ट 5 से 10 साल बाद प्रॉफिट्स दिखाएगा या फिर 1 से 2 साल में ही अर्निंग्स और मोट डेवलप हो जाएगा और इसके अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो विजिबल होने लग जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं वैल्यू रियलाइजेशन के लिए। अगर प्रॉफिट्स और मोट जल्दी नज़र आने लग गया तो शायद ये इन्वेस्टमेंट का सही वक्त हो, अगर नहीं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास वेट करने की लग्जरी भी मौजूद है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही बिजनेस साइकिल्स और पाकिस्तान के टॉप सेक्टर्स को एक ओनर के नज़रिए से समझ लें तो जॉइन अस ऑन दिस मिशन, एक्सप्लोर आवर सर्विसेज एंड एजुकेशनल मटेरियल एंड प्री रजिस्टर फॉर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6.0, जहां मैं आपको रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ के ज़रिए ये सिखाऊंगा कि कैसे हम टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं और हर साइकिल के अंदर नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी का असूल है, एक इंसान जितना मर्जी कमा ले, जब तक एसेट्स नहीं बनते आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। और एसेट्स बनाने का वन ऑफ द बेस्ट वेज इज़ इन्वेस्टमेंट की आदत को अडॉप्ट करना। सी यू इनसाइड। अपना बहुत ख्याल रखिए और ट्रिपल कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। और अगर आप पाकिस्तान के लार्जेस्ट आईपीओ जो कि 5 सेकंड के अंदर सब्सक्राइब हो गया था, सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स के बिज़नेस को डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें। मैं हूं आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।